हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप अच्छे से फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट सेकंड में हमने कौन कौन सी रिएक्शन ली हैं, कौन कौन से टॉपिक लिए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे पहले जो रिएक्शन थी उन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब इसमें हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, यानी ये जो रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये केवल एक ही दिशा में वर्क करती है, कि दिशा में चलती है, जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में साधारण तौर पर रासायनिक परिवर्तन होता है और क्या बनते हैं, क्रियाफल बनते हैं। और क्रियाफल से पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं होता। ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, और यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, जिसमें अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं। और इन अभिकारकों में साधारण तौर पर रासायनिक परिवर्तन होता है और क्या बनते हैं, क्रियाफल बनते हैं। और क्रियाफल के पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं होता। ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अब इनके जो दो एग्जाम्पल हैं, तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, कोयले को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कोयला है, उसको वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कार्बन है और ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है आपके मेथेन, तो CH4 मेथेन का सूत्र होता है, और इसकी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। उसके बाद में है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में। तो वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो केवल एक ही दिशा में कार्य करती है। इसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, और इनमें अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है, अभिकारकों का निर्माण करता है। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रियाओं में विभाजित होती है जो कि साथ साथ चलती है। अब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो कितनी अभिक्रियाओं में विभाजित होती है, दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती है। एक तो है अग्र अभिक्रिया और एक है पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अग्र अभिक्रिया कहते हैं। यानी अग्र अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसमें जो अभिकारक होते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं। जैसे आप रिएक्शन देख सकते हैं A प्लस बी, और उसके बाद में जो क्रियाफल बन रहा है वो क्या बन रहा है, C+D। उसके बाद में है पश्च अभिक्रिया, ये इसके विपरीत होती है, अपोजिट होती है। इसमें उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रियाफल होते हैं वो पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसकी जो अपोजिट, जो अग्र अभिक्रिया, इसकी अपोजिट अभिक्रिया है यहाँ पर C+D, और उसके बाद में है A+B। उसके बाद में है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुकी है, और इस बार भी इस अभिक्रिया की ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है C+O2, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा है वो किसके रूप में बाहर निकलती है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल है वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी ऊष्माशोषी। अब शोषी का मतलब क्या होता है, अवशोषण करना, शोषित करना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, N2 प्लस O2, और यहाँ पर क्या बना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्पल, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और उसके बाद में है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम अपचयन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी किसी भी पदार्थ से, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो, कमी हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आपको क्या ध्यान रखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, मैंने लिए अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग है, लेकिन हम क्रियाफल की बात कर रहे हैं तो क्रियाफल में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम के साथ, तो ये आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद में दूसरा है आपके 2NaH, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रियाफल की अगर हम बात करें तो क्रियाफल में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके अपचयन अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का क्या हो, त्याग हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 2FeCl3 प्लस H2, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी मान सकते हैं कि ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपके, यह आपके है अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद में है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हमने पढ़ी है अभी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, तो जो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलें, दोनों एक साथ काम करें, तो उसे हम क्या नाम देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया नाम देंगे। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपॉपचय अभिक्रिया।
या ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी आप बोल सकते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या तो इसकी परिभाषा पूछी जाए या इनके एग्जाम्पल पूछे जाएं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, ये आपको तैयार करने हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। फर्स्ट में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया है? जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो क्रियाफल बन रहा है उसमें है जिंक प्लस CO, कार्बन ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन गायब है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का त्याग है। तो ऑक्सीजन का त्याग किस में होता है? अपचयन में होता है। और यहाँ पर देखो कार्बन के साथ कुछ नहीं है। लेकिन हम क्रियाफल की अगर हम बात करें तो क्रियाफल में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन जुड़ता किस में है? ऑक्सीकरण में। इसी तरीके से आपको बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। उसके बाद में है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह आपने पहले भी पढ़ी होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया यह आपके 5 के चैप्टर में भी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी अम्ल ले लो और कोई भी क्षार ले लो, इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे? रिएक्शन करवा देंगे, क्रिया करवा देंगे, तो हमारे पास लवण बनेगा और इसके साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो हमने अम्ल लिया है HCl और क्षार हमने लिया NaOH। अब देखो हाइड्रोजन है, इस पर प्लस होता है, तो ये Na के साथ क्रिया नहीं करेगा क्योंकि Na पर भी प्लस की संयोजकता है। तो ये क्रिया किसके साथ करेगा? प्लस माइनस के साथ क्रिया करेगा। तो माइनस किस पर है? OH पर, यानी हाइड्रोक्सिल आयन पर। तो H है वो OH के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा। और उसके बाद में Cl है वो किसके साथ क्रिया कर सकता है? Na के साथ, क्योंकि यहाँ पर सोडियम प्लस और Cl क्या है? माइनस। ये तो ये दोनों आपस में क्रिया कर देंगे तो ये सोडियम क्लोराइड बना देंगे। उसके बाद में है उत्प्रेरक। तो ये आपके टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्प्रेरक की परिभाषा। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में समय अपरिवर्तित रहते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसको बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वनस्पति तेल है और उसको वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन से उत्प्रेरक का काम इस्तेमाल लेंगे? तो वो आपके निकल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? निकल। और इसका प्रतीक होता है Na। उसके बाद में नेक्स्ट आपके अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हम समांगी की बात करते हैं। समांगी का मतलब समान प्रावस्था में, समान अवस्था में। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में हो, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद ये तीनों ही समान अवस्था में हो तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2SO3 बनेगा। उसके बाद में है विषमांगी उत्प्रेरण। अब विषमांगी का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यह आपके इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, N2 प्लस
3H2 और यहाँ पर क्या बना है अमोनिया 2NH3। तो ये आपकी विषमांगी उत्प्रेरक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है धनात्मक, दूसरा क्या है ऋणात्मक, तीसरा क्या है सवत और चौथा क्या है जैव। तो सबसे पहले हम धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उसे क्या कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर बढ़ने की बात हुई है, एक कम होने की। तो धनात्मक का मतलब आपको पता है बढ़ना और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव यानी कम होना। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो कम करते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसे क्या कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसका भी आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लें। और नेक्स्ट आपके सवत उत्प्रेरक। अब सवत उत्प्रेरक क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद समय ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वह उत्पाद सवत उत्प्रेरक कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आपके एथिल एसीटेट, और इसकी हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया करवाएं तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपके सवत उत्प्रेरक है। उसके बाद में है आपके जैव उत्प्रेरक। अब जैव उत्प्रेरक क्या होता है, तो वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और इन्हें एंजाइम भी कहा जाता है। तो माल्टोज है उसको माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ये इसका फार्मूला होता है C6H12O6। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ, तो 2 पदार्थ हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक है और एक है उत्प्रेरक विष। ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या होना है बढ़ना। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और N2+3H2 और यहाँ पर 2NH3, और ये किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में है Fe और MO। और नेक्स्ट आपके उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। एक बात यहाँ पर कम करने की है, एक बढ़ाने की है। तो बढ़ाने की बात आए तो उत्प्रेरक वर्धक, और कम करने की आए तो उत्प्रेरक विष। ओके। उसके बाद में है उत्प्रेरक के गुण। अब क्या उत्प्रेरक की विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, तो 5 विशेषताएं या 5 गुण है इसके, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने, ये आपसे पूछ सकता है। इसमें पहला गुण क्या है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु समय अपरिवर्तित रहते हैं। कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा क्या है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो वेग होता है उसको बदल देते हैं। तीसरा गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, एकदम कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। चौथा क्या है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है। कि उत्प्रेरक है वो एक निश्चित ताप पर ही काम करता है। और पांचवा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं कि अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, केवल उसके वेग को बढ़ाते हैं। तो ये 5 गुण हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।